नमस्कार दोस्तों, अभी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आने वाला है। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज के माध्यम से हम उन व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो आने वाले इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। हम यहाँ उनके विषय में वो बातें जानने का प्रयास करेंगे जो उन्होंने अपने अफिडेविट में पहले इलेक्शन में जमा की हुई है। उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एसेट और लायबिलिटी क्या है, कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो फैमिली राजनीतिक फैमिली से आते हैं नहीं आते, इन्हीं सब बातों को जानने का हम प्रयास करेंगे। इस मद्देनज़र देखते हुए सारे जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो बिहार में ही हो रहे हैं। भले 4.5 साल में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी आए ना हो, लेकिन अभी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। सभी राजनीति पार्टियां पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि कौन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री, कौन बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के इस सीरीज में हम कुछ चुनिंदा उन नामों का जिक्र करेंगे जो आने वाले समय में बिहार के सीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। आपको पता है कि बिहार में मुख्य रूप से 3 ही पार्टियां हैं जो मैदान में हैं। पहला जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, साथ में लोजपा भी और हम भी शामिल हैं। दूसरा है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। तीसरा है जनसुराज। जनसुराज बिल्कुल नई और एक अलग पार्टी है जिसके संस्थापक है प्रशांत किशोर। हालांकि आधिकारिक तौर पे मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा जनसुराज ने नहीं की है, लेकिन फिलहाल के लिए हम मान लेते हैं कि जो उनके संस्थापक है वही मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मुख्यमंत्री के हमारे पास कुल 5 चेहरे आ गए। पहला सम्राट चौधरी, दूसरा अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी, और तीसरा है आपका जो है नीतीश कुमार जी, चौथा है तेजस्वी यादव, और 5वें हमारे जनसुराज के प्रमुख जो है प्रशांत किशोर जी। इन सबों के बारे में हम अलग अलग सीरीज में अलग अलग छोटे छोटे सीरीज में जानने का प्रयास करेंगे। हम इनमें उन बातों को जानेंगे जिनको इन्होंने खुद अपने अफिडेविट या अपने शपथ पत्र में बिहार गवर्नमेंट को दिया है। इसमें हम मुख्यतः क्या क्या जानेंगे। पहला क्या जो जानेंगे उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि इनके पास प्रॉपर्टी और लायबिलिटी क्या है। तीसरा इन पे क्या क्या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। चौथा इनका बैकग्राउंड क्या है। आखिर बिहार जो है राजनीतिक की धरती होते हुए भी चाणक्य और नागार्जुन जैसे व्यक्ति का यहाँ पे रहे हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म के गुरु का भी जन्म यहाँ पे पटना में हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य होते हुए आखिर बिहार इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हम लोग नाम लेते हैं सम्राट चौधरी जी का। सम्राट चौधरी जी का नाम राकेश कुमार है। ऑफिशियल नाम राकेश कुमार, ऑफिशियल नाम सम्राट चौधरी भी हो गया है। सम्राट राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। इनका जन्म दिवस 16 नवंबर 1968 को हुआ। आप इस बात को याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ है? 16 नवंबर 1968। कहाँ हुआ है? मुंगेर के तारापुर में लखनपुर गांव है एक, वहाँ हुआ। इनके पिताजी शकुनी चौधरी हैं जो कि 7 बार एमएलए और सिटिंग एमपी है। इनकी माता खुद पार्वती देवी भी एमएलए रह चुकी है। मतलब ये एकदम राजनीतिक फैमिली से ही आते हैं इनके पिताजी, इनकी माताजी, और ये हो सकता है इनके आने वाले बच्चे भी राजनीति में ही जाए। मतलब इनका मेन बिजनेस ही है राजनीति। सम्राट चौधरी सन 2000 से एक्टिव है। जब राबड़ी देवी सीएम हुआ करती थी तब ये मंत्रिमंडल में थे। उतना पुराना रिकॉर्ड हम लोग को मिला नहीं, हम मुख्य रूप से बात करेंगे। ठीक है, 2000 से 2004 तक ये एमएलए भी रहे हैं आरजेडी से। ठीक है, हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे 2010 के बाद में जो भी बातें आपको बोलूँगा उस सबका प्रमाण के साथ में आपको देते चलूँगा। 2010 में ये चुनाव लड़ते हैं एमएलए का। ये अफिडेविट जमा करते हैं। अफिडेविट में क्या लिखते हैं कि इनकी एज है 28 ईयर्स। अब जो व्यक्ति 1968 में जमा है, 2010 में उसका जन्म दिवस कितने साल का है? वो 28 साल का है। ठीक, क्या क्वालिफिकेशन है? अप टू 7वीं क्लास तक ये पढ़े हुए हैं। चलिए ठीक है, ये खगड़िया से परबड्डा से ये एमएलए बन जाते हैं। ठीक है, एमएलए बनने के दौरान इनके पास उस समय क्रिमिनल केसेस रहती, एक क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर रहती है। टोटल एसेट ये अपना शो करते हैं 27 लाख, जिसमें से 22 लाख इनके ऊपर लायबिलिटी है।
22 लाख क्या है, लाइबिलिटी है। 2010 से 2014 तक ये एमएलए रहते हैं। 2014 में ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनते हैं और इनको नॉमिनेट कौन करता है, बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल इनको नॉमिनेट करते हैं। उसमें जो ये अपना अफिडेविट देते हैं उनमें ये अपना बर्थ बताते हैं 46 ईयर, 46 साल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 4 क्रिमिनल केसेस हो गई हैं जो इनके ऊपर चल रही हैं। तो इनका एसेट कितना हो गया, 70 लाख, और लाइबिलिटी कितना है, 15 लाख। इस बात को आप सीरीज से याद रख रहिए। पहले ये 1968 में जन्मे हैं, 2010 में 28 साल के, 2014 में ये हो जाते हैं 46 साल के। पहले इनके पास होता है 27 लाख, फिर होता है 70 लाख, ठीक है। अब आता है 2020 में ये एमएलसी फिर चुने जाते हैं बीजेपी की तरफ से। वहाँ से जब ये अफिडेविट देते हैं तब उस समय इनके पास एसेट हो जाता है क्या, इतना 8 करोड़। एसेट कितना हो जाता है, 8 करोड़, 70 लाख के आसपास लाइबिलिटी रहता है। दूसरा बात क्या है, इनका एज हो जाता है 51 ईयर्स, 51 साल इनका एज हो जाता है, जो कि लगभग 1968 से 2020 किया जाए तो मैच कर रहा है। मतलब इन्होंने झूठ कब बोला था, 2010 में और 2014 में, ठीक। सॉल्व होकर के हो जाती है एक, अभी भी इन पे क्रिमिनल केसेस चल रही होती हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ा इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डॉक्टरेट ऑफ डॉक्टर फ्रॉम LTT कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA। 7वां भी पास नहीं कर पाए, अप टू 7 लिख रहे हैं, पाँच क्लास पास किए हैं, अप टू 7। उसके बाद क्या सीधा अमेरिका जाके पढ़ाई कर लेते हैं और वहाँ से डॉक्टरेट मिल जाते हैं। भारत में क्या करते हैं, PFC कामराज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, PFC कामराज यूनिवर्सिटी। आप सर्च करके देखिए, मैं आपको ऊपर स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। PFC कामराज यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर क्या रहा है, हम अफिडेविट जमा किए, क्या जांच कर रहा है अफिडेविट में कि क्या सही से साइन किए हैं कि नहीं, सही से नाम लिखे हैं कि नहीं। एक होम गार्ड, बिहार में कुल कितनी वैकेंसी है, बिहार पुलिस होम गार्ड और टीचर की वैकेंसी जो अभी ये 3-4 साल में हो रही है। 2007 वाला को तो छोड़ ही दिया जाए, उसमें तो बंटाधार ही हो गया था। और एक और भी वैकेंसी है बिहार SSC, जो 5 वर्षीय 10 वर्षीय वैकेंसी है। 4 बार पेपर लीक होगा, 10 बार आपका जो है एग्ज़ाम कैंसिल होगा, उसके बाद आप सिलेक्ट होइएगा, तो उसका तो छोड़ ही दीजिए। मतलब सबसे सिक्योर। आप एक बात समझिए कि होम गार्ड बनने के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन मान लीजिए 10th चाहिए, या बिहार पुलिस बनने के लिए क्या चाहिए, 10th चाहिए। सुबह उठिए, दौड़िए, फिजिकल पास कीजिए, मेडिकल पास कीजिए, फिर आप आपका जो है जातीय आवासीय ये सबको वेरिफिकेशन कराइए, सर्टिफिकेट। मैंने 7 पुस्तक का पेपर मांग लेता है। और यहाँ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए जो पेपर दिया जाता है उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, कितनी केसेस चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। अच्छा, नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ये जो नेता गणमान्य में अपना हुए हैं, अपने 700-800 पीढ़ी तक का इंतजाम करके चल गए हैं। इनको पुरानी पेंशन भी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं होना चाहिए, गुंडागर्दी जम के करते रहो। 30 लाख से 8 करोड़ रुपये कैसे हो गए, इसका कोई हिसाब नहीं है। कितना का पेमेंट मिलता है, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, कितना का पेमेंट मिलता है भाई, कि 10 साल में आपको 27 लाख से 8 करोड़ रुपए हो जा रहे हैं। समझ गए दोस्तों, बिहार क्यों पीछे है, आप इस बात को ध्यान रखिए। वोट डालते समय न जात देखिए, न पात देखिए। आप दामाद नहीं चुन रहे हैं, नेता चुन रहे हैं, तो आप उसी को चुनिए जो आपके लिए काम करे। ये सीरीज चलाने का बस एक ही मकसद है कि आप जागरूक होइए, आप जानिए कि डेवलपमेंट कहाँ है। 27 लाख से 8 करोड़ पहुंच गई, ये डेवलपमेंट। बिहार सबसे गरीब राज्य है, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये जो 27 लाख से 8 करोड़ पहुंच गया है, ये डेवलपमेंट है। बड़े बड़े गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, मतलब ऐसा क्या काम करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। नेता लोग बोलते हैं कि हम पब्लिक सर्वेंट, क्या है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट तुम कहाँ से जा रहा है, पब्लिक सर्वेंट हो कि साला खुद के सर्वेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो आप जागरूक बनिए। मैं रवि कुमार ऑन ड्यूटी आपको एक एक सीरीज के माध्यम से एक एक नेता के बारे में बताते रहूँगा। अगर जानकारी पसंद आए, मेहनत पसंद आए, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।